फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सलोनी वर्मा स्टडी पॉइंट। मैं सलोनी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ सलोनी वर्मा स्टडी पॉइंट पे। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम करने जा रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर का इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, जो हमारी बुक है उसका यूनिट नंबर 8 करेंगे। आज पार्ट नंबर 1 होगा। बेसिकली आज हम करेंगे, चैप्टर का नाम क्या है, सामाजिक आंदोलन, मजदूर, किसान, पर्यावरण, महिला आंदोलन। आज हम कृषि आंदोलन, कृषक आंदोलन के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहली बात तो कृषक या किसान दोनों बातें एक होती हैं। पहले हम जानते हैं कृषक होते क्या हैं। अब बात की जाती है कृषकों की। वह लोग जो भूमि पर आश्रित होते हैं, क्या होते हैं, भूमि पर आश्रित होते हैं, और भूमि ही उनकी जीविका का एकमात्र साधन होता है, जिसके द्वारा वो क्या करते हैं, खेती करते हैं। यानी हम किसानों की बात कर रहे हैं, यानी कृषक, जिनका एकमात्र यानी जीविका का स्रोत क्या है, कार्य का स्रोत क्या है, यानी कि किसानी करना, यानी खेती करना। अब इनके लिए यानी कि अब मान लीजिए कृषि है, अब उनका कार्य क्या है, खेती करना। और 1960 के दशक की अगर बात की जाती है कि सामंतवादी व्यवस्था की, अब देखिए सामंतवादी क्या होता है। अगर सामंतवादी व्यवस्था की बात की जाती है, यानी प्राचीन समय में जब सामंत होते थे, पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये होता क्या है पैटर्न। बेसिकली इसमें पहले आते हैं राजा, इसके बाद आते हैं सामंत, और इसके बाद आते हैं जमींदार, और सबसे लास्ट में आते हैं कृषक यानी किसान। अच्छा मुझे आप बताइए, सबसे लास्ट में कौन है, किसान है। सबसे ज्यादा शोषण भी किसानों का किया जाता था, यानी कि राजा और सामंत। यानी राजा जो है वो सामंतों को भूमि जो है वो बहुत ज्यादा देते थे। देखो फ्यूडलिज्म, यानी जो सामंतवादी व्यवस्था है वो इसे अंग्रेजी में फ्यूडलिज्म कहा जाता है। और फ्यूड का मतलब क्या होता है, जमीन, यानी भूमि का टुकड़ा, जो कि सामंतों को दान में दिया जाता था। किनके द्वारा, राजाओं के द्वारा। यानी कि सामंत के पास क्या है, ज्यादा जमीन है और ये धनी है। आप इन्हें सेठी भी कह सकते हैं, यानी धनी जमींदार बेसिकली। इसके बाद आते हैं नीचे जमींदार, यानी इतने धनी नहीं होते हैं और ये सामंतों के अधीन होते हैं। और जमींदारों के अधीन कौन है, किसान। यानी कि डायरेक्टली ये कर जो है, ये राजा जो है स्वयं किसानों से नहीं ले रहे हैं, सीधे क्या कर रहे हैं, जमींदारों के पास। यानी जमींदार क्या करेंगे, इनके पास जाएंगे और इनसे टैक्स वसूल करेंगे। अच्छा बताइए, जब इन तीनों को लाभ पहुंचाना होगा, यानी राजाओं को, सामंतों को और साथ में जमींदारों को, सबसे ज्यादा शोषण किसका होगा और सबसे ज्यादा टैक्स किससे लिया जाएगा, नॉर्मल सी बात है, किसानों से। इसी प्रकार से किसानों का सबसे ज्यादा शोषण किया गया और उन्हें कर्ज जाल में लाद दिया गया। इतना ज्यादा कर्ज हो गया कि वो चुकाने में असमर्थ हो गए। अब देखिए सामंतवादी व्यवस्था समझ आई आपको बेसिकली क्या होती है। इसके बाद आता है अर्ध सामंती। अर्ध सामंती यानी पूरे तरीके से सामंतवादी व्यवस्था का विद्यमान ना होना, परंतु आधा सामंतवादी व्यवस्था का विद्यमान होना। इसके बाद आती है पूंजीवादी व्यवस्था। अच्छा मुझे आप बताइए कि पहले जो किसान है वो खेती किस लिए करते थे, अपने जीवन निर्वाह के लिए पहले शुरू की गई थी खेती। यानी कि अपने जीवन निर्वाह के लिए क्या की जाएगी, कृषि की जाएगी। परंतु बाद में क्या होता है कि अब ये खेती जो है वो सरकार के लिए और स्वयं के लिए करते हैं। परंतु जब पूंजीवादी व्यवस्था आती है, 1960 के दशक की बात की जा रही है, तो इस टाइम खेती जो है वो बाजार अनुकूलन हो गई, यानी बाजार मुखी हो गई। यानी कि अब खेती जो किसान है वो किस लिए कर सकते हैं, यानी पहले तो अपनी जीविका के लिए कर सकते हैं, और दूसरा स्वयं जाकर बाजारों में उस चीज को बेच सकते हैं। तो बेसिकली आपको क्या अंतर देखने के लिए मिल रहा है। स्टार्टिंग में क्या हो रहा था कि जो कृषि थी वो सिर्फ किस लिए करते, किसान अपनी जीविका के लिए, यानी जीवन निर्वाह करने के लिए, जिंदा रहने के लिए बेसिकली। इसके बाद किस लिए कर रहे हैं, वो राजाओं यानी सरकार को देने के लिए, और दूसरा अपने जीवन निर्वाह के लिए। इसके बाद लास्ट में जब ये पूंजीवादी व्यवस्था आती है, यानी कि
बाजार अभिमुखी हो गई है व्यवस्था। इसके अंदर यानी वो फसलों को किस लिए कर रहे हैं, यानी अगर वो उत्पादन करेंगे, कृषि करेंगे, तो अगर वो चाहते हैं कि वो सरकार को उसे ना बेचे उत्पादन को, तो वो सीधे जाके बाजारों में उस उत्पादन को बेच सकते हैं, सही मूल्य पर बेच सकते हैं। मेरे हिसाब से अब आपको समझ आ गया होगा कि कृषक यानी किसान कौन होते हैं। इसके बाद आता है वर्गीकरण। वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है, जैसे कि देखिए हम जानते हैं देश के अंदर कोई अमीर होता है, कोई गरीब होता है, कोई मिडिल क्लास फैमिली का होता है। कुछ ऐसे ही कृषि का वर्गीकरण किया गया है, कृषि को बांटा गया है। चलिए समझते हैं। अब पहला क्या आ रहा है इसके अंदर, पूर्व ब्रिटिश काल, यानी कि जिस टाइम भारत आजाद नहीं हुआ है। देखिए नॉर्मल सी बात है, आप इसे उपनिवेशिक काल भी कह सकते हैं और साथ में आप इसे पूर्व ब्रिटिश काल कह सकते हैं, क्योंकि इसी टाइम अंग्रेजों ने क्या किया था, भारत पर शासन किया था और अपने प्रभुत्व को बरकरार रखा था। यानी कि क्या किया था, अपने प्रभुत्व को बरकरार, यानी अपनी शक्तियों को बढ़ाते जा रहे थे और अपनी पकड़ को मजबूत करते जा रहे थे। किसके अंतर्गत, भारत के अंदर। और भारत का लोगों का सबसे ज्यादा, भारत के लोगों का शोषण किसके द्वारा किया गया है, नॉर्मल सी बात है, अंग्रेजों के द्वारा किया गया है शोषण। अब देखिए इसके बाद क्या आता है कि उत्तर स्वतंत्र काल, यानी कि जब स्वतंत्रता भारत को प्राप्त हुई, उस टाइम भारत में कृषि किस प्रकार की थी। अच्छा मुझे बताइए, ये ब्रिटिश यानी अंग्रेज जो है ब्रिटेन से आए थे, क्या भारत का भला करने के लिए आए थे, नहीं, भारत के संसाधनों को लूटने के लिए आए थे, अपनी मनपसंद सरकार को भारत में स्थापित करने के लिए आए थे, दूसरा ब्रिटेन बनाने के लिए आए थे भारत के अंतर्गत। तो कुछ यही मान लीजिए, ये यानी कि हमारे शुभचिंतक तो है नहीं, यानी हमारे लिए अच्छे नहीं है, नॉर्मल सी बात है, भारत का शोषण करने के लिए आए हैं। भारत के संसाधनों का वो सबसे ज्यादा शोषण करते हैं, अंधाधुंध उपयोग करते हैं और साथ में जो भारत के संसाधन होते हैं जो असीमित हुआ करते थे, उसे सीमित कर दिया जाता है। इसके बाद क्या है कि अब जनता का यानी किसानों का सबसे ज्यादा क्या किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है, यानी उन्हें उच्चतम राशि यानी न्यूनतम राशि तय की गई है वो भी नहीं मिलती है। इसके बाद क्या आता है कि उत्तर स्वतंत्र काल, यानी अब कहीं ना कहीं किसान स्वतंत्र हो चुके हैं, अपने मनमानी के तरीके से सही रूप में उचित मूल्य में अपने उत्पादन को बेच सकते हैं, यानी जो भी प्रोडक्शन होगा उनका फसलों का, जो भी खेती करेंगे उसे क्या अपनी मर्जी से बेच सकते हैं, जिससे कि उन्हें भी बेनिफिट मिलेगा, उन्हें भी कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा कृषि कार्य करने का। अच्छा मुझे आप ये बताइए कि जब नॉर्मल सी बात है, किसी इंसान को किसी कार्य में लाभ ना मिले तो वो कार्य क्यों करेगा। अगर आप कोई भी व्यवसाय करते हैं, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो प्रॉफिट तो लेके चलते हो या बिना प्रॉफिट के किसी भी कार्य को करते हो। कुछ ऐसे ही ये किसान होते हैं, फार्मर्स होते हैं, जिनका यही हित होता है कि उन्हें भी इस कार्य में कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट मिले और साथ में उन्हें उचित मूल्य मिले, उचित राशि मिले जिस कार्य को वो कर रहे हैं। तो अब मुझे बताइए, इनके अंदर ये भावना आई कि उन्हें भी थोड़ा सा लाभ मिले, क्या गलत आया, कुछ गलत नहीं आया उनके अंतर्गत। अगर मुझे मान लीजिए पूरा का पूरा भारत है, अब समझिएगा, चीजों को एकदम कनेक्ट कीजिएगा, ये हमारा देश भारत है और भारत के अंदर कम से कम लगभग 70 करोड़ की जनसंख्या विद्यमान है। क्या 70 करोड़ की जनसंख्या के लिए एकमात्र राज्य उत्पादन कर सकता है? नहीं कर सकता। क्या एक ही राज्य 70 करोड़ जनसंख्या के लिए गेहूं उगा सकता है, खेती कर सकता है? आपका आंसर होगा नहीं मैम। जी हाँ, तो आप ये बताइए, क्या अगर जब प्रॉफिट नहीं मिलेगा किसानों को तो किसान खेती करना क्यों पसंद करेंगे? यही चाहते थे किसान कि उन्हें कहीं ना कहीं आदर मिले, सम्मान मिले और साथ में सही उचित लाभ मिले। तो इसी प्रकार से भारत में लोग कृषि करने लग गए।
अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत में सबसे ज्यादा खेती कहाँ होती है, आप बोलोगे मैम ग्रामीण इलाके में, यानी गांव वाले क्षेत्र में। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मुझे आप बताइए कि आप गांव में जाते हो, जब विजिट करते हो, क्या गांव में सिर्फ आपके खेती होती है या कोई और कार्य यानी गैर कार्य कृषि को छोड़कर कार्य भी होते हैं? नॉर्मल सी बात है, आप बोलोगे मैम और कार्य भी होते हैं। जो व्यापारी होते हैं, सब्जी बेचने वाले, उनका कृषि वाला कार्य तो नहीं है, परंतु उसे बेच रहे हैं। इसके बाद अगर दूसरी बात की जाए, मोची होते हैं, इनका कार्य ये तो नहीं है कि वो सब्जी बेच रहे हैं। नॉर्मल सी बात है कि इनके अलग अलग कार्य हैं। अब कपड़े वाले होते हैं, मसाले वाले होते हैं, चीजों को बेचने वाले व्यक्ति होते हैं, यानी वो गैर कृषि कार्य कर रहे हैं। गैर कृषि कार्य वह होता है जो कृषि से संबंधित कार्य नहीं होता है। अगर बात की जाए, पहले भारत में 70% लोग कृषि किया करते थे। प्राचीन टाइम की, एंशियंट टाइम की बात की जा रही है यहाँ पे। कितने परसेंट? 70% लोग कृषि किया करते थे। तो ये सोचा गया क्यों ना कृषि को बढ़ावा दिया जाए भारत में, तो कुछ ऐसे ही किया गया। परंतु लोगों ने ये चाहा कि क्यों ना जो किसान है उन्हें सही राशि प्राप्त हो। इसके बाद ग्रामीण क्षेत्र में आप ये मत मानिएगा कि कृषि पूरी तरह से लुप्त हो चुकी है। कृषि की जाती है, बड़े पैमाने पर कृषि की जाती है। हरियाणा, पंजाब, बंगाल, उड़ीसा आदि अन्य देशों में भी कृषि के कार्य को किया जाता है। यानी अभी भी कृषि क्या है? विद्यमान है, कृषि को प्रोत्साहन दिया जाता है। यानी कि नॉर्मल सी बात है कि कहीं ना कहीं कृषि कार्य में सुधार किया गया और अच्छे अच्छे बीजों का अगर बात की जाए, HVY ये जो है सबसे उच्चतम बीज होते हैं, उच्च कोटि के बीज होते हैं, जो कि हरित क्रांति के समय उपयोग में लाए गए थे। इसका उपयोग करना भी आरंभ कर दिया गया। मेरे हिसाब से अब क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण आपको समझ आ चुका होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद आती है बात स्वतंत्रता से पूर्व कृषि आंदोलन में किस प्रकार था। यानी स्वतंत्रता से पूर्व की बात की जा रही है, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हुई है। यह बात ध्यान में रखिएगा। कब आप लिखोगे पूर्व स्वतंत्रता, अगर पूर्व स्वतंत्रता की बात की जाए, क्या कृषि ये यानी कि स्वतंत्रता के बाद आई? मैंने आपको बताया कि यानी जब स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हुई थी तभी 70% लोग क्या करते थे? कृषि करते थे, जीवन निर्वाह करने के लिए और साथ में आप बोल सकते हो व्यापार करने के लिए। इसके बाद क्या है? पूर्व स्वतंत्रता यानी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हुई थी। अंग्रेजों के लिए कृषि हो रही थी, राजाओं के लिए कृषि हो रही थी, स्वयं के लिए कृषि हो रही थी। अब मुझे बताइए कृषि कहाँ नहीं हुई? कृषि हर जगह हुई। यानी कि आंदोलन भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। खेड़ा, चंपारण, ये जो आंदोलन है वो कृषि आंदोलन है। यानी कि इससे पहले भी क्या हुए हैं? कृषि आंदोलन देखने के लिए मिलते हैं। चलिए अब हम समझते हैं बेसिकली कि स्वतंत्रता के पूर्व कौन कौन से आंदोलन हुए थे? कृषि आंदोलन हुए थे, कृषि को बढ़ाने के लिए आंदोलन हुए थे। चंपारण में 1917 में हुआ था, चंपारण आंदोलन देखने के लिए मिलता है आपको। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में देखने के लिए मिलता है। बारडोली सत्याग्रह 1925 में। यानी कि स्वतंत्रता से पूर्व, यानी जब देश को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हुई थी उस टाइम भी आंदोलन करवाए गए थे, यानी कृषि को बढ़ावा देने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए। अब जान लेते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्त होने के लिए क्या कार्य किए गए, क्या आंदोलन किए गए। तो देखिए, तेलंगाना आंदोलन 1946 से 1951 में। तेलंगाना आंदोलन इतना ज्यादा बोल सकते हो उग्र था, इतना ज्यादा बेहतरीन था कि इस तेलंगाना आंदोलन का पूरा प्रभाव हमारे पूरे भारत पर देखने के लिए मिलता है। कृषि में बहुत बड़े पैमाने पर सुधार होता है। इसके बाद क्या आता है? 1946 से 1949 में कारगुड्डू आंदोलन होता है, जो कि कृषि को बढ़ाने के लिए होता है। इसके बाद 1951 में होता है नक्सलवाड़ी और 1967 में लाड़गढ़। यानी आपको बताने का पर्पस, मेरा मोटिव एकमात्र यह था कि आपको पता चल सके कि आंदोलन स्वतंत्रता से पूर्व भी कृषि आंदोलन हुए हैं और स्वतंत्रता के बाद भी, पश्चात भी कृषि आंदोलन
हुए हैं। यानी कृषि को शुरुआत से ही बढ़ावा दिया जाता रहा है, क्योंकि कृषि ही शुरुआत में सभी लोगों के जीविका का साधन थी। उसके बाद अन्य व्यवसायों का आना आरंभ हुआ देश के अंतर्गत। अब देखिए, अगर बात की जाए आंदोलनों के लक्ष्य क्या होते हैं। जब कृषि आंदोलन है, अब आपको मान लो पेपर में नहीं आ रहा समझ कि आपको कैसे लिखना है, तो आप मुझे बताइए कृषि आंदोलन, नॉर्मल सी बात है, कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा और जो किसान होंगे उन्हें न्यूनतम राशि, एकदम सही राशि, न्यूनतम राशि प्रदान करने की बात की जाएगी और कृषि में सुधार करने की बात की जाएगी, अच्छे बीजों का उपयोग करने की बात की जाएगी और साथ में सिंचाई के उच्चतम साधनों को उपयोग करने की बात की जाएगी। अब कृषि की बात है, आप मुझे बताइए कृषि में कोई और बात तो कही नहीं जाएगी। यानी नॉर्मल सी बात है, किसान के जीवन को और बेहतरीन करने की और देश में कृषि कार्य, देश के अंदर कृषि कार्य को प्रोत्साहन करने की बात की जाती है। अब कृषि को आप कैसे बढ़ावा दे सकते हो, पहले मुझे बताओ। अच्छा, मुझे आप बताना, आपके घर में कम से कम एक प्लांट तो होगा, है ना, एक पौधा किसी ना किसी चीज का होगा। मेरे हिसाब से तुलसी जी का होगा या मनी प्लांट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आपके घर में। अच्छा, क्या आप उसमें कभी पानी नहीं डालते? डालते हो ना। अगर आप पानी ना डालो तो क्या होगा, पौधा सूख जाएगा, पौधा उगेगा नहीं, आखिरी में पौधा एकदम मृत हो जाएगा, मर जाएगा। बताने का पर्पस ये है मेरा कि कृषि को, यानी कृषि कार्य किया जा रहा है, ये नहीं कि बस आपने फसल लगा दी, आपने मिट्टी को उपजाऊ कर दिया और छोड़ दिया, पानी नहीं डाल रहे हो, सिंचाई नहीं कर रहे हो। यानी नॉर्मल सी बात है, जब तक आप अपने कार्य में हार्डवर्क नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, तब तक सफलता कैसे प्राप्त होगी आपको। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, आपको सफलता का परिणाम कैसे मीठा मिलेगा। यानी कि उन किसानों को बहुत ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ती है। जो अनाज हमारे घर में आसानी से प्राप्त हो जाता है, वो उनकी ही देन होती है। यानी कि किसी भी कार्य को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमें कब उस कार्य की जरूरत पड़ जाए। अब देखिए, किसी कार्य को बढ़ाने का लक्ष्य बस यही एकमात्र है कि कृषि को बढ़ावा दिया जाए और किसी प्रकार की समस्या का सामना ना किया जाए कृषि को लेकर। इसके बाद क्या आता है, उत्तर स्वतंत्र काल में, यानी लक्ष्य क्या थे। उत्तर स्वतंत्र काल में कृषि को बढ़ाने के लक्ष्य ये थे कि सामंतवादी व्यवस्था का पूरी तरह से पतन कर दिया जाए, जिसमें क्या हो रहा था, सिर्फ एकमात्र शोषण किसका हो रहा था, किसानों का हो रहा था। प्राचीन समय में सामंतवादी व्यवस्था विद्यमान थी या नहीं थी, विद्यमान थी, जिसमें अब देखो, पहली बात तो आप ये समझ लो, सामंतवादी व्यवस्था कहां से आई। मन में यह आया, मैम सामंतवादी व्यवस्था हम पढ़ते जा रहे हैं, मगर यही नहीं पता ये किस देश से आई है। सामंतवादी व्यवस्था आपकी यूरोप से आई है। कहां से आई है ये व्यवस्था, यूरोप से आई है। यानी ये सामंतवादी व्यवस्था से लोग इतने प्रेरित हुए कि ये सामंतवादी व्यवस्था हमारे भारत में भी आ गई। अब हमारे भारत में जब ये सामंतवादी व्यवस्था आई, तो अब देखो वहां पे भी क्या होता था, सामंतवादी व्यवस्था में किसानों का शोषण होता था, और यहाँ पे भी क्या हो रहा है, किसानों का शोषण हो रहा है। यानी हर बार गरीब लोगों को कुचला जाता है, उनके हितों का शोषण किया जाता था। यानी किसानों को क्या किया था, किसानों के साथ दुर्व्यवहार और अंधाधुंध श्रम लिया जाता था और उचित मूल्य नहीं दिया जाता था। तो पहला ये था कि क्यों ना हम सामंतवादी व्यवस्था को ही खत्म कर डाले, क्योंकि वही जड़ है ना किसानों का शोषण करने की। अब देखिए, बेसिकली बात की जाए कि किसानों के लक्ष्य, यानी उत्तर स्वतंत्र काल में इनका उद्देश्य क्या था। यानी पहले तो कहीं ना कहीं उन्हें क्या करना है, कृषि को बड़े पैमाने पे करना है, और दूसरा, कृषि की जो आप बोल सकते हो जो वस्तुएं होती हैं, वो बेहतरीन टेक्नोलॉजी का उपयोग करना है, जिससे कि अच्छी बेहतरीन किस्म की क्या की जा सके, खेती की जा सके, और सही उर्वरकों का, कीटनाशकों का और मिट्टी को उपजाऊ करना है, इसकी बात की गई थी। और किसानों को उचित धनराशि उपलब्ध करानी है जितना वह कार्य करते हैं। चलिए अब हम जानना शुरू करते हैं नक्सलवादी कृषि विद्रोह के बारे में। यानी नक्सलियों के द्वारा किया गया विद्रोह, किसे लेकर किया गया विद्रोह, कृषि को लेकर किया गया विद्रोह।
अब देखिए जानना शुरू किया जाए कि पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग में, यानी जो पश्चिम बंगाल है उसके उत्तरी भाग में उदयित नक्सलवादी कृषि विद्रोह भारत के महान विद्रोह में सबसे अंतिम विद्रोह था। यानी कि जो पश्चिम बंगाल में उत्तरी भाग में जो आप बोलोगे कृषि विद्रोह हुआ है वो सबसे अंतिम और सबसे महान विद्रोह माना जाता था। इसके बाद इसी उत्तर उपनिवेशिक भारत में हुआ। यानी ऐसे ही एक और विद्रोह कहां पे हुआ, उपनिवेशिक भारत में देखने के लिए मिलता है। जो पश्चिम बंगाल में वो अब कहां हो रहा है, वो उपनिवेशिक भारत में बेसिकली, यानी उत्तर उपनिवेशिक भारत में यह विद्रोह दोबारा से देखने के लिए मिलता है। बहुत ही बड़े पैमाने पर यह विद्रोह किया जाता है, सभी जनता एकजुट हो जाती है और फिर कृषि के कार्य को सुधार करने के लिए और किसानों के आय को बढ़ाने के लिए बात की जाती है। इसके बाद देखिए सीपीआई के प्रसिद्ध नेता की बात की जा रही है। यहाँ पे इसका नेतृत्व सीपीआई दल करते हैं। क्या कहा गया है कि सीपीआई दलों के द्वारा कृषि आंदोलन का नेतृत्व किया जाता है। सीपीआई के प्रसिद्ध नेता जो पार्टी के शासकीय पदों में असहमत थे। अब क्या है, सीपीआई के जो प्रसिद्ध नेताओं की बात की जा रही है जो किस पार्टी के शासकीय पदों से, यानी जो पार्टी होती है, कोई सरकार होती है, उसके शासकीय पदों से असहमत थे। वो किसका समर्थन करते हैं, कृषि, यानी जो कृषि विद्रोह किया जा रहा है, आंदोलन किया जा रहा है, उसका विद्रोह किया जाता है। और जिन्होंने आंदोलन का संचालन किया, अब ये नेता शामिल हो गए, साथ में किसान शामिल हो गए। अब जब ये सारे लोग एक साथ एकजुट हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, बड़े पैमाने पर कृषि आंदोलन होगा। अब कृषि आंदोलन होगा यानी कि सरकार को बात को मानना पड़ेगा। जब कोई एक अकेला इंसान होता है, मान लीजिए मैं आपको एक लकड़ी दूं तोड़ने के लिए, आसानी से तोड़ लोगे, 2 दूं शायद वो भी तोड़ लो, 3 दूं और मोटी मोटी लकड़ियां हो शायद आप इस बार ना तोड़ो। यानी एकता में बहुत बल होता है। जब एकता है, यानी जब एक इंसान कृषि आंदोलन का विद्रोह करता तो शायद कृषि आंदोलन को उसी टाइम दबा दिया जाता, खत्म कर दिया जाता। परंतु जब मान लीजिए 17 करोड़ की जनसंख्या जब एक साथ एकजुट होती है और कृषि आंदोलन की मांग करती है तो किस किस को दबाया जाएगा, कितने लोगों को मारा जाएगा, आप ये बताइए। यानी आखिरी में सरकार को जनता की बात को मानना ही पड़ता है, उनके पास कोई आखिरी चारा नहीं होता है। इसी प्रकार से बताया गया है कि कृषि आंदोलन जो है अब उसका नेतृत्व नेताओं के द्वारा भी किया जा रहा है। जिन्होंने आंदोलन का संचालन किया इसमें शामिल थे, यानी नेता शामिल हो चुके हैं, किसान शामिल हो चुके हैं। और जब ये लोग एक साथ हो जाते हैं तो क्या कहीं ना कहीं एकता में बहुत बल होता है। कुछ यही बात आती है, आखिरी में सरकार को बात माननी पड़ जाती है। और कानून संथाल तथा चारू मजूमदार की बात की जा रही है। ये संथाल, अब बात आती है संथाल कौन है। अब देखिए अगर संथालों की बात की जाए, ये कहीं ना कहीं ये भी कृषि को बढ़ावा देते हैं। ये उतना ही उगाना चाहते हैं, उतना ही उत्पादन करना चाहते हैं जो कि उनकी जीविका के लिए पर्याप्त हो, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें लगता है कि हमारी मेहनत जाया नहीं जा रही है। जय हिंद, जय भारत।